हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है बढ़िया होगा, मजे में होंगे आप लोग। आज चौंक रहे होंगे आप कि मैं बीच में कैसे आ गया, वीक के बीच में कैसे आ गया। अक्सर तो मैं संडे को आता था। एक्चुअली मेरे माइंड में एक बात आई कि संडे को आना, 6-7 मिनट का वीडियो, एक छोटा सा सेशन और आपकी बड़ी जिज्ञासा, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते भी हैं कि सर अब संडे कब आ रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना अपने वक्त से, मुझे तो सिर्फ 10-15 मिनट निकालना है। खाना पीना खा के बैठ गया हूँ आराम से, और इसमें से 10 मिनट आपके नाम, अपनी टीम के नाम, अपने फ्रेंड्स के नाम। तो इससे क्या होगा, आपकी जिज्ञासा की लड़ियां टूटेंगी नहीं, आपकी जिज्ञासा बलवती होती रहेंगी और आप लगातार कुछ ना कुछ ध्यान देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बात करी थी फैब्रिक के फर्स्ट फॉर्म की, ग्रेज की, और हम आगे बात करने वाले थे आरएफडी प्रोसेस या स्कवरिंग प्रोसेस की। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली स्कवरिंग प्रोसेस का शाब्दिक अर्थ होता है सफाई करना, इम्प्योरिटीज को हटाना। जैसा हमने पहले भी बताया था, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया में फाइबर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगियां होती है, जिससे ग्रे का रंग धुंधला होता है। उसको बनाने में स्टार्च लगता है, वैक्स का यूज होता है, कई तरह के ऑयल्स होते हैं। तो सारी चीजें उसकी ऑब्जर्वेंसी को बनने नहीं देते, और जब तक ऑब्जर्वेंसी नहीं बनेगी, कपड़ा डाई नहीं होगा, कपड़ा ब्लीच नहीं होगा, कपड़ा प्रिंट नहीं होगा। तो आज हम बात करें स्कवरिंग प्रोसेस की, उसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया की। तो जरा गेस करेंगे कि नेचुरल फाइबर से बने फैब्रिक में, या मैन मेड के फैब्रिक में, या रीजनरेटेड फैब्रिक में, किस फैब्रिक में ज्यादा अशुद्धि हो सकती है? सोचिए। चलिए छोड़िए, आपको सोचने के लिए अभी इतना मैं जोर लगाने दूंगा दिमाग पे, तो फिर इस सेशन का क्या फायदा। आप अपना दिमाग लगाएं इसे समझने में। एक बार में नहीं समझ आए, 2 बार 3 बार, तब तक समझे जब तक आपके दिमाग में बैठ न जाए। और कभी कभी आप सोचते होंगे कि फैब्रिक ही जानना है, ये क्या प्रोसेस, कवरिंग से क्या फायदा। नहीं दोस्तों, कौन सी चीज कब आपकी जिंदगी में फायदा देगा, इसका एहसास आपको उस वक्त होगा जब जरूरत पड़ेगी। आप प्रोसेसिंग में हो, आप फैब्रिक क्वालिटी इंस्पेक्शन में हो, आप कटिंग में हो, आप मार्केटिंग में जाएं, आप सोर्सिंग में जाएं, कहीं भी जाएंगे, ये सारी चीजें कभी न कभी आपके जीवन में काम आएंगी। उस दिन आपको इसका मतलब समझ आएगा कि हर बारीक जानकारियों का अपना फायदा क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज होने की संभावना होती है नेचुरल फाइबर में, क्योंकि नेचर के साथ, जैसे कपास कोई उदाहरण ले, कपास आया, कपास के साथ धूल मिट्टी आई, कपास के साथ कपास के बीज के छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे वो भी आ सकता है, जिसको किट्टी भी बोलते हैं कई बार। ऐसी कई सारी चीजें आएंगी। तो जब भी हम नेचुरल फाइबर का कवरिंग की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा लगभग केमिकल उसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है रीजनरेटेड, जिसमें कुछ नेचुरल भी है, कुछ प्रोसेसिंग और भी होती है, लेकिन उन प्रोसेसिंग के दौरान बहुत हद तक वो साफ किया जा चुका होता है। उसमें होती है साइजिंग, उसमें होता है वैक्स वगैरह। और तीसरा है मैन मेड फाइबर। मैन मेड चूंकि प्योरली साइंटिफिक ढंग से तैयार किया जाता है, तो उस प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सफाई हो चुकी होती है। बस वीविंग प्रोसेस में जो साइजिंग वगैरह होता है, जो वैक्स वगैरह का यूज होता है, उसे हटाना होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि सबसे ज्यादा केमिकल किसमें होगा? नेचुरल फाइबर के फैब्रिक में। तो दोस्तों, कवरिंग जानने के पहले कुछ केमिकल के नाम से परिचित होना जरूरी है, जो नॉर्मली जानते भी होंगे। कई लोग तो केमिस्ट्री भी पढ़े होते हैं 10वीं तक में, उनको भी पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लें। तो इसमें यूज होता है कास्टिक सोडा। इसमें कास्टिक सोडा या कास्टिक फ्लैक या कास्टिक लाई, कास्टिक के फ्लैक्स आते हैं, या लिक्विड को कास्टिक लाई बोलते हैं। दूसरा होता है सोडा ऐश, जो सफेद सोडा पाउडर होता है, जो हमारे घरों में भी पहले सफाई के काम में यूज होता था। तीसरी चीज होती है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको कान में भी डालते हैं कभी कभी सफाई के लिए दोस्तों, और वो इम्प्योरिटीज को साफ कर कपड़े के रंग को नेचुरल कलर प्रदान करता है। इसके बाद यूज होता है सोप, साबुन। इसके बाद यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसके बाद यूज होता है एसिटिक एसिड, यानी सिरका। इसके बाद इसमें यूज हो सकता है ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद इसमें यूज हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट,
मीठा सोडा। तो ये लगभग ये सारे केमिकल हमने मोटा मोटी बता दिए आपको। डिसाइजर, हाँ डिसाइजर भी यूज होता है। और एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं कॉमन साल्ट, नॉर्मल नमक जो समुद्र से डायरेक्ट निकलता है, जो पहले काफी पहले यूज होता है। अब तो प्यूरिफाइड वर्जन, आयोडाइज्ड नमक बहुत सारे आ गए। पहले मोटे दाने का नमक होता था, वो आज भी डाइंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, स्कवरिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो अब हमने मोटा मोटी रफली नाम जान लिए बहुत सारे केमिकल्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस होता क्या है। अगर हम कॉटन फैब्रिक की बात करें तो सबसे पहला एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सिंजिंग। सिंजिंग एक प्रोसेस है जिससे फ्लेम के मतलब आग की लपट के बीच से कपड़े को गुजारा जाता है एक निश्चित स्पीड पे कि कपड़ा ना जले। सिर्फ उसके ऊपरी परत पे जो फाइबर से, एक्सेसिव फाइबर से एक्स्ट्रा फाइबर जल जाए, ताकि कपड़े में रुएं आने की शिकायत ना हो, जिसको हेयरनेस या पीलिंग या फाइबर बबल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सिंजिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद करते हैं इसको डिसाइजिंग, जिसमें डिसाइजर और कॉमन साल्ट डाल के गर्म पानी में उबाला जाता है। उससे बहुत सारी साइजेज, वैक्स वगैरह बाहर हो जाता है। फिर करते हैं सोडा ऐश, साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसकी गर्म धुलाई तगड़ी वाली। कई गर्म धुलाई के बाद फिर उसको हटाते हैं, फिर एक गर्म धुलाई, दो गर्म धुलाई, फिर ठंडी धुलाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, उसको ठंडा करके उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। न्यूट्रलाइज के लिए एक सेशन छोटा सा और बनाना होगा। एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है पीएच को कंट्रोल करने के लिए होती है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे अब ये पीएच क्या भला आ गया। पीएच एक्चुअल ये है, आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में 10वीं के पहले या 12वीं के स्टूडेंट या ग्रेजुएशन साइंस पार्ट में, कि दुनिया के बहुत सारे पदार्थों में हाइड्रोजन की एक मात्रा होती है, हाइड्रोजन का आयन होता है। जैसे आप पानी की बात करें तो इसका सूत्र है H2O जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है H2O2, और NaOH, NH4Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऐसी बहुत सारे सूत्र है। इसका मतलब जहां H सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, उसका मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कुछ मात्रा है उसमें। तो ये लगभग बहुत सारे पदार्थों में है। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए एक लिटमस पत्र होता है क्रीम कलर का, उसका यूज करते हैं। मान लो गीला कपड़ा उसमें सटाए, उसका रंग बदल जाएगा नेटवर्क पर का। तो ये जो पीएच है, ग्रेडिंग होता है, एक होता है एसिडिक, एसिड की तरफ, और दूसरा होता है अल्केलाइन। तो जैसे ही हम कास्टिक या सोडा का यूज करते हैं तो अल्केलाइन की ओर जाता है, यानी डार्क गहरे नीले रंग की ओर जाता है। और जब खाली तेजाब डालेंगे उसमें तो लाल रंग की तरफ जाएगा। तो जब पहले हम बॉइलिंग का प्रोसेस करते हैं, कास्टिक, सोडा, साबुन, पेरोक्साइड, तो वो कपड़ा पीएच उसका नीले की ओर जाता है। नीला खतरनाक है, वो होता है काफी आगे। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एसिड डालना शुरू करते हैं, एसिड से धुलाई करते हैं, तो नीला वाला आके सेंटर में आता है। सेंटर का 5, 6 और 7 ग्रीनिश टोन हो जाता है, जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो किसी भी कपड़े को जब तक हम न्यूट्रल नहीं करेंगे, उस पे नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस का रिएक्शन सही नहीं होगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल किया जाता है। तो हम देखें, डिसाइजिंग किए, उसके बाद बॉइलिंग किए, सोडा, साबुन, पेरोक्साइड, फिर गर्म धुलाई, ठंडी धुलाई, फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धुले, फिर उसको ठंडा गर्म करके लिटमस से चेक किए, फिर देखे अब नॉर्मल है, न्यूट्रल है। वो जो पीलापन ये रंग होता था, किट्टी फिट्टी होती थी, सब साफ हो जाएंगे। यही स्कोरिंग है। वो सब साफ हो गया, क्रीमी स्टोन पे कलर आ गया, फैब्रिक न्यूट्रल हो गया, यानी अब डाई करने के लिए, प्रिंट करने के लिए तैयार है। अब इसको व्हाइट करना है तो क्या करना है, व्हाइट करना है तो न्यूट्रल का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोसेस हुई थी उसको हटा देना है, पहले नहीं करना है। बॉइलिंग के बाद उसको ठंडा करना है कपड़े को, बिल्कुल 2-3 चाल ऐसे ऐसे ठंडा, सॉफ्ट फ्लो मशीन में, वो मशीन के अंदर घुमा के उसको ठंडा कर देना है कपड़ा को। जो गर्म धुलाई थी वो ठंडा हो गया। फिर उसमें डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर छान के। तो ब्लीच को छान के हम डालते हैं, और उसके बाद उसमें डालते हैं थोड़ा सा रानी पाल, उसमें डालते हैं थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी मीठा सोडा। जब ब्लीच के साथ मीठा सोडा की प्रक्रिया पूरी होती है, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसमें डालते हैं रानी पाल या रानी पाल जैसा ही कोई और केमिकल। इस प्रोसेस के बाद जब गर्म ठंडी धुलाई हो जाती है, फिर उसको करते हैं न्यूट्रल विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हो जाता है न्यूट्रल 5, 6, 7 के बीच। फिर हो गया परफेक्ट
सुपर व्हाइट फैब्रिक। ये तो हो गई व्हाइट की प्रक्रिया। तो आपने देखा नेचुरल फाइबर में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग होता है स्कवरिंग के दौरान, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज पाए जाने की संभावना है। अब आते हैं हम रीजनरेटेड फाइबर की तरफ। रीजनरेटेड फाइबर का बना हुआ धागा काफी डेलिकेट होता है, क्योंकि ये पौधों के पल्प से बनाया जाता है, विभिन्न केमिकल बॉन्डिंग कर करके बनाया जाता है। तो ये उतना स्ट्रांग नहीं होता जो कास्टिक के रिएक्शन को झेल पाए। कास्टिक डालने से इसका कपड़ा बहुत ही कमजोर होकर फटने लग सकता है, और ना ही कास्टिक की इसमें जरूरत होती है। इसके कवरिंग में जरूरत होती है डिसाइजर कॉमन साल्ट, उसको हटाए धुल के, उसके बाद किए सोडा साबुन, हल्का सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बाद फिर किए न्यूट्रल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड के साथ, चेक किया हमने पीएच, और हो गया कपड़ा रेडी फॉर डाइंग। तो ये दोनों प्रक्रिया हमने समझ लिया दोस्तों। अच्छा, ये दोनों प्रक्रिया मैं इतनी आसानी से क्यों समझा पाया, क्योंकि मैं काफी साल पहले 96-97 के दौर में मैं डाइंग मास्टर हुआ करता था। डाइंग मास्टरी का भी मैंने कंप्लीट किया था जॉब, तो इसलिए इसकी डीप नॉलेज है और हर एक प्रोसेस मैंने खुद से करा हुआ है। पॉलिस्टर के बारे में उतना डीपली नहीं डिस्क्राइब कर सकता, क्योंकि वो मैं जानता हूं कि इनसे कम उसमें केमिकल का यूज होता है, लगभग कमोबेश इसी टाइप का होता है। बस दोस्तों, जो चीज के बारे में मैंने खुद नहीं किया, खुद जाना नहीं, अच्छे से उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसके बारे में सीधा नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, कमोबेश यही प्रक्रिया होती है स्कवरिंग की। तो हमने आज स्कवरिंग की प्रक्रिया जानी, आरएफडी कैसे बनता है जाना, पीएच होता क्या है ये जाना, और लगभग ये सारी चीजें मेरे ख्याल आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम जानेंगे डाइंग, प्रिंटिंग की डिटेल्ड जानकारी के बारे में, डिटेल्ड प्रिपरेशन के बारे में, अलग अलग प्रकारों के बारे में, होता कैसे है उसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।